वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेडी चौधरी द्वारा लिखे गए वन एक्ट प्ले द राइजिंग ऑफ द मून के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इससे पहले कि हम लोग अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़े, हम लोग थोड़ा सा लेडी चौधरी के बारे में जान लें। लेडी चौधरी was an Irish dramatist, folklorist and theatre manager with William Butler Yeats and Edward Martin। तो वो एक इरिश ड्रामाटिस्ट फोकलोरिस्ट थे और उसके साथ साथ वो विलियम बटलर यीट्स और एडवर्ड मार्टिन के साथ उन्होंने इरिश लिटरेरी थिएटर और एबे थिएटर का निर्माण भी किया था एंड रोट न्यूमरस शॉर्ट वर्क्स फॉर बोथ कंपनीज। और दोनों के लिए ही उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज और वन एक्ट प्लेज भी लिखे। लेडी चौधरी प्रोड्यूस्ड नंबर ऑफ बुक्स रिटेलिंग ऑफ स्टोरीज टेकन फ्रॉम इरिश मैथोलॉजी। उन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी जो कि इरिश मैथोलॉजी को व्यक्त करती हुई कहानियाँ बताती हैं। बॉर्न इनटू अ क्लास दैट आइडेंटिफाई क्लोजली विद ब्रिटिश रूल शी टर्न्ड अगेंस्ट इट। नो डाउट उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिनका ब्रिटिश रूल के साथ बहुत नज़दीकी रिश्ता था, बट इसके बावजूद भी उन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट काम करना और लिखना शुरू कर दिया। हर कन्वर्जन टू कल्चरल नेशनलिज्म एज एविडेंस्ड बाय हर राइटिंग was emblematic of many political struggle to occur in Ireland during her lifetime। और उनका कल्चर को राष्ट्रीयता देश प्यार के साथ जोड़ना है। उनकी रचनाओं में हम लोगों इस चीज़ का एक प्रमाण मिल जाएगा कि वाकई में उन्हों की ज़िंदगी के दौरान उन्होंने बहुत सारे ऐसे राजनीतिक संघर्षों को देखा, हिस्सा रही हैं आयरलैंड की आज़ादी के लिए जो कि ब्रिटेन के अगेंस्ट किए गए थे। लेडी जॉर्ज इज़ मेन रिमेंबर्ड फॉर हर वर्क बिहाइंड द इरिश लिटरेरी रिवाइवल। उनको इरिश लिटरेरी रिवाइवल के लिए भी याद किया जाता है और अक्सर उनके घर हों कूल पार्क में ही जो इरिश लिटरेरी रिवाइवल के फिगर्स थे वो इकट्ठा होते थे और अपनी प्लानिंग्स करते थे। और वो अक्सर अरिस्टोटल के मोटो को ही फॉलो करती थी, यानी कि टू थिंक लाइक अ वाइज मैन बट टू एक्सप्रेस वन लाइक द कॉमन पीपल। कि सोचना समझना समझदार लोगों के जैसे चाहिए और जो व्यक्त करना चाहिए वो साधारण लोगों के जैसे ही करना चाहिए। और इस प्ले में भी हम लोगों ने देखा है कि आइडिया जो है, एक बड़ा आइडिया उन्होंने बड़े ही सिंपल तरीके से व्यक्त किया है। तो ये था हमारा लेडी चौधरी के बारे में एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ Lady Chowdhury is the Rising of the Moon। Question number 1. Explain the significance of the title and its appropriateness। The title The Rising of the Moon is not only the title of this play, but it is also title of an Irish ballad about a battle between United Irish and British forces। जो टाइटल इस प्ले का लिखा गया है वो ना केवल इस प्ले का है बल्कि वो एक इरिश बैलेड बैटल बिटवीन यूनाइटेड इरिश एंड ब्रिटिश फोर्सेस उसका भी ये टाइटल है। द टाइटल इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एट द टू लेवल्स। टाइटल दोनों ही स्तरों पर बहुत ज़्यादा सही और सिग्निफिकेंट है। द सेटिंग ऑफ द प्ले is a night scene near a quay beside the seaport। All the natural images come live while reading the play and moonlight night becomes the कैनवस ओवर विच द स्टोरी इज़ ड्रॉन। अगर हम लोग ऊपरी तय पे देखें तो ये कहानी जो है एक समुंदर के किनारे रात में रची गई है। सारी की सारी कुदरती खूबसूरती इमेजरी जो है वो चांद की रोशनी में ही दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो चांद की रोशनी एक कैनवस के तौर पे दिखाई गई है पूरे इवेंट्स को डिपिक्ट करने के लिए। द मून इज़ राइजिंग ओवर द सी व्हेन ऑल दिस इवेंट टेक प्लेस। और जब ये सारे के सारे इंसिडेंट हो रहे होते हैं कहानी में तो धीरे धीरे करके चांद जो है वो आकाश में ऊपर जा रहा होता है। द टाइटल हैज़ दाउ अ डीपर मीनिंग मोर सिग्निफिकेंट मीनिंग इन टर्म्स ऑफ इरिश फाइट फॉर फ्रीडम। बट अगर हम लोग इसके गहरे सिंबॉलिक मीनिंग को देखें तो इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा गहरा है और वो गहरा मीनिंग जुड़ता है इरिश लोगों के अपने आयरलैंड के लोगों के अपने लिए आज़ादी के संघर्ष के साथ। यहाँ द टाइटल सिग्निफाइज द राइजिंग ऑफ अपहेवेल रेनेसेंस नेशनलिज्म अमंग द आयरिश। यहाँ पे जो टाइटल राइजिंग ऑफ द मून डिपिक्ट करता है आयरलैंड के लोगों रहने वाले लोगों के अंदर रेनेसा और राष्ट्रीयता की भावना के जागृत होने के कारण। द टाइटल सिग्निफाइज द होप ऑफ इरिश पीपल ऑफ द डे व्हेन द स्मॉल राइज एंड बिग फॉल डाउन। ये टाइटल उस दिन का आयरलैंड के लोगों के लिए उस दिन का उम्मीद दिखा रही है जिस दिन जो आयरलैंड है वो ब्रिटिश रजीम से आज़ाद हो जाएगा।
Question number 2. In the beginning of the play, what reason does the sergeant give for wanting to catch the runaway patriot? How far is he justified? तो कहानी की शुरुआत में कौन से दो कारण हैं जो सार्जेंट देता है उस भागे हुए क्रांतिकारी को पकड़ने का? क्या वो कारण सही थे? देखते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले द सार्जेंट इज शोन लीडिंग अ टीम ऑफ 2 पुलिसमैन टू सर्च ए रन अवे पैट्रियट हु इज फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द आयरिश। तो कहानी की शुरुआत में सार्जेंट को दिखाया जाता है अपने 2 साथियों के साथ, जो कि जेल से भागे हुए एक क्रांतिकारी को, जो कि आयरलैंड के लोगों की आज़ादी के लिए लड़ रहा था, उसको पकड़ने आए हुए हैं। द अकम्पनिंग पुलिसमैन पेस्ट द नोटिस विद द डिटेल्स अबाउट द प्रिजनर ऑन द बैरल। और जो उसके 2 साथी थे वो दीवारों के ऊपर उस जो उसके साथी हैं वो दीवारों के ऊपर इश्तिहार लगा रहे थे उस कैदी के। When the sergeant reads the notice, we come to know that there is an award of 100 pound on the prisoner and there are chances of promotion as well. जब सार्जेंट उस नोटिस को पढ़ता है तो हम लोगों को पता चलता है कि उसके ऊपर 100 पाउंड का इनाम भी था और उसे ये भी पता था कि जो उसे पकड़ेगा उसके प्रमोशन होने के भी चांसेस है। The sergeant wants to catch the prisoner for this award as being a married man. He has many responsibilities which he thinks he can fulfill with the help of this award. और सार्जेंट इस इनाम के लिए उस भागे हुए क्रांतिकारी को पकड़ना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो एक शादीशुदा, एक परिवार वाला शख्स है और इस इनाम से वो अपने परिवार की काफ़ी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभा पाएगा। एज ए ड्यूटीफुल सार्जेंट ही शुड कैच ए प्रिजनर फॉर ब्रेकिंग लॉ एंड नॉट गॉट द ग्रीड ऑफ एनी रिवॉर्ड। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वो दोनों तरीके से गलत था। अगर तो हम लोग उसको ड्यूटी के प्रति निष्ठावान मानते तो वो उसे अपनी ड्यूटी के तौर पे पकड़ता तो सही मान सकते थे, बट यहाँ पे वो लालच में आके उसे पकड़ना चाह रहा था, ना कि अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदार। सो इज़ नॉट जस्टिफाइड इन इज व्यूड अबाउट दिस। इसीलिए हम लोग उसके इस विचार से संतुष्ट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 3. डिस्क्राइब द रैग्ड मैन्स एफर्ट to intimidate the sergeant and how does he warn him against looking for the reward. किस तरीके से रैग्ड मैन सार्जेंट को क्रांतिकारी के बारे में बताता है और किस तरीके से वो उसे इनाम के बारे में डराता है। द रैगमैन ट्राइज टू इंटिमिडेट सार्जेंट फ्रॉम ब्लॉकिंग द वे ऑफ द रनअवे पैट्रियट बाय टेलिंग हिम अबाउट द ब्रेवरी ऑफ द प्रिजनर। वो उसके बारे में उसे इस तरीके से डराता है, वो कहता है कि वो उसका रास्ता ना रोके, क्योंकि वो बहुत ही बहादुर और ख़तरनाक इंसान है जो कि जेल तोड़ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ही टेल्स दैट सार्जेंट दैट द रनअवे पैट्रियट वाज ए स्ट्रांगली बिल्ट यंग मैन हु न्यू हाउ टू यूज़ एनी वेपन ऑन अर्थ। वो उसे बताता है कि वो शारीरिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर शख्स है और ऐसा कोई हथियार नहीं है जो उसे चलाना नहीं आता। द रैगमैन ट्राइज टू फ्राइटन द सार्जेंट by telling him that the runaway prisoner had killed a sergeant with a lump of stone। वो उसे और डराने की कोशिश करता है कि पहले भी उसने एक सार्जेंट को एक पत्थर से ही मार दिया था। This description terrifies the sergeant and he is thinking that the government should have sent more police force to catch a prisoner। ये सुनकर सार्जेंट कुछ समय के लिए डर जाता है और वो सोचता है कि सरकार को उसके साथ और पुलिस फोर्स को भेजना चाहिए था उस भागे हुए क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए। He is so afraid that he even agrees to take help of unknown ragged man in searching and catching the prisoner। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो इस चीज़ के लिए भी तैयार हो जाता है कि वो उस रैग्ड मैन की, जिसे कि वो जानता भी नहीं पहचानता भी नहीं, उसकी मदद लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। Whereas the ragged man is trying to invoke patriotic feeling in the sergeant so that he stops looking for the prisoner and rather becomes his accomplice। But बाद में हम लोग देखते हैं कि यही क्रांतिकारी उस सार्जेंट के अंदर देशभक्ति की भावनाओं को जगाने में सफल हो जाता है और जिस शख्स ने उसको पकड़ना था वही शख्स उसको वहाँ से भागने में मदद कर देता है, उसका साथी बन जाता है। दिस मेक्स द सार्जेंट थिंक दैट द प्रिजनर इज फाइटिंग फॉर आयरिश फ्रीडम विच इज़ आफ्टर ऑल ए कॉमन कॉज। और इस समय सार्जेंट समझ जाता है कि वो क्रांतिकारी अपने लिए नहीं बल्कि आयरलैंड में रहने वाले हर एक शख्स के लिए लड़ रहा है, इसीलिए वो वहाँ पे उसे रोकने की बजाय उसे भागने में मदद कर देता है।
ट्रेस द डिवाइसेस यूज्ड बाय रैगमैन टू कन्वर्ट द ड्यूटी बाउंड सार्जेंट इनटू एन अकम्प्लाइज। तो कौन कौन सी वो तरकीबें अपनाता है एक ड्यूटी के प्रति निष्ठावान पुलिस ऑफिसर को अपना साथी बनाने में। द रैगमैन ट्राइज टू इन्वोक पैट्रियोटिक फीलिंग्स इन द सार्जेंट सो दैट सार्जेंट फॉरगेट्स हिज इमीडिएट ड्यूटी एंड बिकम हिज अकम्प्लाइज टू हेल्प हिम रन अवे एंड टू अकम्प्लिश दैट ही tells the sergeant that he was a ballad singer। सार्जेंट उस पुलिस ऑफिसर वो रैगमैन उस पुलिस ऑफिसर के अंदर, सार्जेंट के अंदर देशभक्ति की भावनाओं को जगाने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी पुलिस की ड्यूटी को भूल जाए और उस क्रांतिकारी को वहाँ से भागने में मदद करे। इस चीज़ के लिए वो अपने आप को एक गरीब बैलेट सिंगर के तौर पे पेश करता है। ही सिंग सम बैलेट्स ग्रैन्युअल शैन वैन वॉश्ड एंड ग्रीन ऑन द केप रिलेटिंग टू द हैप्पी टाइम्स ऑफ द आयरिश। वो कुछ इरिश फोकलोर से कुछ बैलेट्स गाता है जो कि आयरलैंड के आज़ादी के वक्त की थी। इट irks the sergeant initially, but then he start reminiscing the time of his youth when he himself used to sing these ballads while sitting with his friend। वो पहले तो ये जो बैलेट्स थी वो उसे चुभती हैं, बट बाद में वो उसको उसकी जवानी के दिनों में ले जाती हैं जब वो भी अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठ के अक्सर इन बैलेट्स को गाया करता था। द रैगमैन also tries to remind the sergeant of his childhood time when he had a raw, clean mind and suggest him that it could have been the sergeant who could be on the run if he had listened to his art। फिर रैगमैन मौका पाते ही उसको उसके बचपन, उसकी जवानी के अंदर ले जाता है, उसे समझाता है कि अगर उसने अपनी दिल की बात सुनी होती तो आज वो सार्जेंट नहीं होता, वो भी रैगमैन बन की तरीके से अपने देश के लिए क्रांतिकारी बन के लड़ रहा होता। तो सार्जेंट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द टाइम्स एंड एग्री टू दिस। सार्जेंट उसके साथ इस चीज़ में हामी भर देता है। द मैन देन सिग्नल्स हिज फ्रेंड हु कम्स टू गेट हिम इन अ बोट एंड द सार्जेंट अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग फिशी अबाउट द रैगमैन। तभी वो रैगमैन अपने नीचे बोट में आए हुए साथियों को इशारा देता है और वो समुंदर की तरफ जाना शुरू कर देता है और सार्जेंट समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। द सार्जेंट स्टैंड देयर थिंकिंग दैट मैन वाज फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम एंड दैट वाज देयर कॉमन कॉज। अब वो उसको भागने से रोकता नहीं है, बल्कि वो समझ जाता है कि वो भागा हुआ क्रांतिकारी जिस आज़ादी के लिए लड़ रहा है वो सभी के लिए एक है। सो ही बिकम्स एन अकम्प्लाइज टू द रैगमैन एंड हेल्प्स हिम रनिंग आफ्टर चेंज ऑफ द हार्ट। इस तरीके से उसका दिल जो है वो बदल जाता है, उसके अंदर राष्ट्रीयता, देशभक्ति जाग जाती है और इस तरीके से जो उस भागे हुए क्रांतिकारी को पकड़ने आया था वो उसके साथी बन के उसे भागने में मदद कर देता है। What impression do you get of the sergeant's character? How far is he justified in letting the runaway prisoners escape? कि सार्जेंट के कैरेक्टर के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं? क्या वो अंत में जो उस भागे हुए क्रांतिकारी को भागना देता है, क्या वो सही है? द सार्जेंट इज एन इम्पॉर्टेंट करेक्टर इन द प्ले। ही इज़ ऑन द स्टेज थ्रू आउट द प्ले एंड ग्रिप्स द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। तो बहुत ही अहम करेक्टर है, शुरू से लेके अंत तक वो नाटक में मौजूद रहता है। ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग करेक्टर। ही इज़ एन आयरिश मैन हु वर्क्स एज ए पुलिसमैन टू सपोर्ट हिज फैमिली। बेसिकली वो आयरलैंड का ही रहने वाला है, आयरिश है, और पुलिस में वो इसीलिए भर्ती हुआ है कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ही इज़ eager to get the reward of 100 pounds by arresting the runaway prisoner, but in heart of his heart, even he wanted to attain Ireland's freedom। वो बड़ी तीव्रता से उस क्रांतिकारी को पकड़ के 100 पाउंड के इनाम को हासिल करना चाहता है, पर दिल ही दिल में वो भी ये चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके आयरलैंड जो है वो अंग्रेज़ों के रेजीम से आज़ाद हो जाए। बट नाउ ही हेल्प्स द गवर्नमेंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, बट एज सून एज द रैगमैन इज इंट्रोड्यूस इन द स्टोरी द कैरेक्टर ऑफ द सार्जेंट अंडरगोज अ ग्रेजुअल शिफ्ट। बट अब वो एक सरकारी मुलाजिम है और उसका मेन काम ये है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन रखे। बट जैसे ही रैगमैन, वो भागा हुआ क्रांतिकारी, एक बैलेड सिंगर के रूप में एंटर करता है तो उसके अंदर एक बदलाव आना शुरू हो जाता है। द रैगमैन अटैक्स ऑन द सार्जेंट्स इमोशंस बाय रिमाइंडिंग हिम ऑफ वेरियस इरिश बैलेड्स एट द टाइम ऑफ हिज यूथ। वो लगातार उसके भावनाओं के ऊपर वार करता रहता है, इरिश बैलेड्स को गा गा के उसके जवानी के दिनों को याद दिलाता है। एज एन इरिश मैन इट इज़ ऑल्सो हिज ड्यूटी टू हेल्प द इरिश पैट्रियट्स। उसे इस चीज़ का भी एहसास दिलाता है कि अगर पुलिस ऑफिसर बन के उसकी ये ड्यूटी है तो एक आयरलैंड वासी होने के कारण उसका
भी हक बनता है, उसका भी ये भी ड्यूटी बनती है कि वो अपने देश के लिए भी लड़ाई के लिए भी योगदान दे। द सर्जेंट फाइंड्स सच ए चेंज इन हिज हार्ट दैट ही एक्टिवली अरेंजेस फॉर हिज एस्केप इन अ बोर्ड। सार्जेंट का इतना हार्ट बदल जाता है कि वो खुद ब खुद उसे वहाँ से जाने की इजाज़त देता है। दस ही सेक्रीफाइसेस हिज रिवार्ड एंड ए श्योर चांस ऑफ प्रमोशन। इस प्रकार से उसके अंदर जागृत हुई क्रांतिकारी भावनाएं उसे न केवल उसकी इनाम की कुर्बानी बल्कि उसकी प्रमोशन की भी कुर्बानी देने पर मजबूर कर देती हैं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ इन द एंड, आई वंडर नाउ, am I as great a fool as I am? He faces a material loss, but inside he realizes that he is a great patriot. No doubt उसे पैसों का नुकसान हुआ, बट अंदर ही अंदर उसे महसूस होता है कि उसके अंदर भी अभी एक क्रांतिकारी, एक देशभक्त जिंदा है। इट इज़ ए ग्रेट सेक्रीफाइस इंडीड ऑन हिज पार्ट। वाकई में उसने जो ये काम किया ये बहुत बड़ा पार्ट था, क्योंकि अगर पुलिस को पता चलता है तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। द सार्जेंट मे नॉट बी justified in helping a prisoner escape as a duty bound officer, but as a patriot he did nothing wrong in letting the Irish revolutionary। अगर हम लोग पुलिस के तौर पे देखें तो वाकई में वो सही नहीं था, बट अगर हम लोग देशभक्ति को मुख्य रख के देखें तो वो बिल्कुल सही था कि वो अपनी देशभक्ति के बहाव में आकर उसने अपने ही देश के एक क्रांतिकारी को बचाने में जो हेल्प की है, भागने में जो हेल्प की है, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जिस आज़ादी के लिए वो लड़ रहा है, कहीं ना कहीं उसी आज़ादी के वो ये भी हासिल करना चाहता है। टू कंक्लूड वी कैन से दैट रेगडमैन इज़ अ वेरी क्लेवर मैन हु मेक सार्जेंट टू इग्नोर हिज ड्यूटी। तो हम लोग देख सकते हैं कि रेगडमैन बहुत क्लेवर था, जिसने कि सार्जेंट को अपनी ड्यूटी को इग्नोर करने में मजबूर कर दिया अपनी चालाकियों से। मोर ओवर सार्जेंट इज़ अ पर्सन हु स्टिल हैज़ अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रोटिज्म लेफ्ट इन हिम। बट सार्जेंट के अंदर भी अभी तक राष्ट्रीय भक्ति और देश प्यार जीवित था, इसीलिए वो उन भावनाओं, जो सूझी भावनाएं थी, वो जागृत हो पाई। इसीलिए वो अंत में ना केवल इनाम बल्कि अपनी जॉब और अपनी फैमिली को भी रिस्क में डाल देता है और हमारी रिस्पेक्ट भी अर्न करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।